हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची के शर्मानी आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 11वीं का सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़े हैं अध्याय 12 खनिज पोषण के बाद अध्याय 13 उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? जो पौधों में खुद से भोजन का निर्माण करती है उसको बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होते हैं वो जल के साथ क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें सबसे ज्यादा, इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो प्रकाश की, जो सूर्य की लाइट होती है, सन की लाइट जो होती है उसकी, और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आगे हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है सार्वत्रिक भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो होता है। भोजन का किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है, यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप वातावरण में ऑक्सीजन गैस जो होता है उत्सर्जित होता है। पौधों से ये क्या होता है, जब हम लोग का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस विमुक्त होती है? तो होती है ऑक्सीजन, जो हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग उसका सांस लेने में उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए जीवनदायिनी होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, पौधों में भोजन बनता है और भोजन उत्पाद की इस मूलभूत क्रिया में सरल कार्बनिक अणु CO एवं HO का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण होता है वो कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। किसमें होता है? कार्बनिक अणु ग्लूकोज में। परंतु इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य प्रकाश के से उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक बंध ऊर्जा में होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक बंध के ऊर्जा के रूप में होता है, जिसकी सहायता से CO का अवकरण कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। पौधों के क्लोरोफिल अथवा प्रकाश संश्लेषी वर्णकों युक्त कोशिकाओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं जल से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, कोशिकाओं में, जो पौधों के जो कोशिकाएं हैं उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जल से क्रिया करता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड जल से क्रिया करता है और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण का कार्य करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का, जिसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसमें जल तथा ऑक्सीजन जो होते हैं उपोत्पाद के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। क्लियर? देखो, अगर इसका रिएक्शन देखेंगे तो क्या होता है कि 6CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जो होते हैं वो अलग अलग अणु में टूटते हैं। किसमें? 6 कार्बन में और 6 ऑक्सीजन में। ठीक है, ये क्या हो गया? 6 ऑक्सीजन विमुक्त हो गया जो वातावरण में उड़ जाता है और प्राणदायिनी ऑक्सीजन के रूप में हमारे लिए उपयोग में आता है। फिर अगर जल लेते हैं तो जल का क्या होता है? वाटर लेते हैं, जल के 12 अणु लेते हैं जो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? 12 हाइड्रोजन को देता है। क्या करता है? और O2 क्या होता है यहाँ पे? फिर 12 हाइड्रोजन और 12 और ऑक्सीजन जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों जब एक साथ मिलते हैं, ये जो दोनों होते हैं एक साथ मिलते हैं किसमें? 6CO2 में, और जल के 12 अणु जो होते हैं वो मिलते हैं किसमें? तो सनलाइट और क्लोरोफिल में। तो क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं, जो +6H2O एवं +6O2 करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि जब 6 कार्बन के अणु और 12 जल के अणु जब होते हैं एक साथ मिलते हैं, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसमें से 6 जल के अणु मुक्त हो जाते हैं और 6 ऑक्सीजन के अणु मुक्त हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या होता है? सारांशीकृत एवं प्रमाणित रासायनिक समीकरण क्या है? रुबेन और कैमेन नामक वैज्ञानिक ने दिया और वही जो है वो सर्वमान्य है। इस प्रकार का जो रासायनिक संश्लेषण है, रासायनिक क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसी को बोलते हैं। क्लियर? इसको आप याद रखेंगे बेटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ये पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण से ही उनका भोज्य पदार्थ बनता है। जो प्रकाश संश्लेषण गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित की प्रक्रिया भी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरण।
कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। जैसे अरस्तु ने बताया था कि समस्त जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने कहा कि जो पौधे दूषित वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। ठीक है। जैन इनगेनहाउस ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा को प्रस्तुत किया तथा उन्होंने बताया कि जो वायु का शुद्धिकरण होता है केवल हरे पौधों के भाग द्वारा होता है। जीन सेनिबियर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, हम ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। निकोलस थियोडोर की डी सॉस्यूर ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की पूर्णता के लिए जल आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए जल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रॉबर्ट मेयर ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। लिविंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है। वॉन सेक्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट निर्मित होता है। बोर्नेस ने बताया कि प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त कोशिका द्वारा जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हिंगले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रिज्म की सहायता से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण हेतु नीला तथा लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दो प्रोसेस में पूरी होती है, प्रकाश अभिक्रिया तथा अंधकार अभिक्रिया। इसमें भी दो अलग अलग अवस्थाएं होती है। ठीक है। 2 स्टेज होते हैं जिसमें से पहला होता है प्रकाश अवस्था, दूसरा होता है अंधकार अवस्था। रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रम होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है और ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। कॉर्नेलियस वेल नील ने बैंगनी एवं हरे सल्फर जीवाणुओं पर बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो निकलने वाला ऑक्सीजन है वो जलने से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है ना, उन्होंने बोला कि जो हम लोग जब रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन के एंड में क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, बोल रहा है कि कॉर्नेलियस और वैन नील नामक वैज्ञानिक ने कि ये जो है वो ऑक्सीजन के ये जो ऑक्सीजन होता है वो जल से आता है। ठीक है। हाशिद यूबेन एवं कैमेन ने बताया कि ऑक्सीजन के आइसोटोप युक्त जल का उपयोग कर प्रायोगिक रूप से यह प्रमाणित किया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कि जल से ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। वैसे ही मेल्विन केल्विन एवं एंड्रयूज ने बताया कि जो CO2 का अवकरण होता है वो अंधकार अभिक्रिया के तहत होता है। डैनियल ऑर्नर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि विस्न्याक एवं ओका ये सब वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में NADP हाइड्रोजन ग्राहक की तरह कार्य करता है तथा NADPH जो होता है वो अवकृत हो जाता है प्लस HT में अवकृत हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ATP जो होता है वो संश्लेषित होता है। इसके लिए उन्होंने फोटोफॉस्फोरिलेशन शब्द दिया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्थल एवं वर्णक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकृति में सभी वर्णक युक्त हरे पौधे जो होते हैं उनमें संपादित होता है। जितने भी वर्णक मतलब रंग युक्त, जो वर्णक मतलब क्या होता है, रंग, उसके युक्त जो पौधे होते हैं उनमें होता है। पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्थल होती है। पत्तियों में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट नामक अंग में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषी जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे कि नील हरित शैवाल तथा कुछ जीवाणु में सरल प्रकाश संश्लेषी अंग स्वतंत्र लैमिडी के रूप में होता है तथा उसमें स्थित विशिष्ट वर्णक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण को अंजाम देता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो सामान्यतः प्रकाश संश्लेषी पौधे में जो हरित लवक पाया जाता है, हरा कलर जो होता है वो किसके द्वारा होता है, इसको पर्णहरिम की प्लास्टिड को, जो पर्णहरिम में जो प्लास्टिड होता है उसको क्या बोलते हैं, हरित लवक कहते हैं। इसका खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक को जाता है। क्लोरोप्लास्ट नामक जो था वो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उच्च वर्गीय पादप जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में ये उभयोतल तथा अभयोतल तथा डिस्क नुमा अंडाकार या वलयाकार होता है। ये किसी भी संभावित आकृति वाले हो सकते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पट्टी नुमा भी हो सकते हैं, कप नुमा भी हो सकते हैं। ये प्रायः 1 से 34 मोटाई तथा 5 से 104 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले होते हैं। एक पादप कोशिका में सामान्यतः 20 से 40 क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं।
अगर इसकी रासायनिक दृष्टि से इसकी संरचना देखेंगे तो इसका संगठन कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन होता है वो 35 to 50% होता है, लिपिड्स जो होते हैं वो 20 to 30% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 4 to 7% तथा वर्णक जो होते हैं 9 to 13% होते हैं, आरएनए जो होंगे वो 50% होंगे, डीएनए जो होंगे वो सूक्ष्म मात्रा में वर्णक तथा सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, सब होते हैं, ठीक है, आदि तथा विटामिन के, विटामिन ई भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रायः क्लोरोफिल ए और बी जो जेंथोफिल एवं फाइकोबिलिन्स तथा कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले सामान्य वर्णक जो हैं वो कौन कौन से हैं, पर्णहरिम ए जिसका सूत्र क्या है CSSH7205N4Mg। इस सूत्र को आप याद करेंगे, जो कितना होता है 75% होता है। इसमें मिथाइल जो होते हैं, मिथाइल के समूह उपस्थित होते हैं जिसको CH3 से हम लोग डिनोट करते हैं। इसके साथ यह सार्वत्रिक पर्णहरिम है, यह सभी प्रकाश संश्लेषी पौधे में मिलता है। इसकी संरचना ये होती है जिसमें सबसे बीच में क्या होता है, मैग्नीज होता है, जो क्या करता है, जिसमें पोरफायरिन रिंग बोलते हैं इसको। पोरफायरिन रिंग से क्या होता है, इस देखो ये जो एक अलग अलग जो रिंग दिख रहा है ये पोरफायरिन रिंग बोलते हैं इसको। इस पोरफायरिन रिंग से ये क्या होता है, घिरा हुआ होता है, ठीक है। पोरफायरिन रिंग को क्या बोलते हैं, पूरे जो हेड होता है इस टाइप का सर्कल जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, पायरोल हेड बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद ये पूंछ टाइप की संरचना दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं, फेवेटोल टेल। क्या बोलते हैं, फेवेटोल टेल। इसकी लंबाई क्या होती है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है और इसकी कितनी होती है, 15 एंगस्ट्रॉन्ग लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, पोरफायरिन रिंग की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, 15 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसमें ये क्या है, क्लोरोफिल ए की रासायनिक संरचना है। किसकी, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की अलग रासायनिक संरचना होती है, क्लोरोफिल बी की अलग रासायनिक संरचना होती है। क्लियर। तो ये किसका है, क्लोरोफिल ए का। फिर है पर्णहरिम बी। पर्णहरिम बी में 25% CH समूह के स्थान पर एल्डिहाइड समूह होता है। आप डिफरेंस याद रखेंगे कि जो क्लोरोफिल ए जो होता है उसमें क्या होता है, CH3 समूह जो होता है वो 50% होता है। देखो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ना, यहाँ पे कि जो पर्णहरिम ए में कितना होता है 75%, लेकिन यही जब हम लोग क्लोरोफिल बी की संरचना की बात करेंगे तो उसमें कितना हो जाता है, ये 25% हो जाता है इसका प्रतिशत, और इसमें जो होता है वो एल्डिहाइड समूह आके जुड़ जाता है। या पर्णहरिम युक्त प्रकाश संश्लेषी पौधे में पाया जाता है। फिर है पर्णहरिम सी। पर्णहरिम सी या क्लोरोफिल सी बोलेंगे, जिसका सूत्र यहाँ पे है सी। ये 55 है ना, ये SS नहीं है, ये 55 है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है। कार्बन के कितने अणु हैं, 55, हाइड्रोजन के 72, ऑक्सीजन के 5, नाइट्रोजन के 4 और मैग्नीज के 1, ठीक है, मैग्नीशियम के 1। वैसे ही पर्णहरिम बी में भी, पर्णहरिम सी में जो कार्बन के अणु हैं वो कितने हैं, 35 हैं, और बाकी सबके लिखे। विशिष्ट शैवाल कुल बेसिलेरियोफाइसी में व फाइयोफाइसी में पर्णहरिम बी के स्थान पर पाया जाता है। पर्णहरिम जो डी होता है ना, शैवाल के कुल रोडोफाइसी में पर्णहरिम बी के स्थान पर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, शैवाल के कुल रोडोफाइसी में ये पाया जाता है पर्णहरिम बी के स्थान पर पर्णहरिम डी। पर्णहरिम ई जो होता है वो शैवाल के कुल जो होते हैं जेंथोफाइसी उसके स्थान उसमें पाया जाता है पर्णहरिम बी के स्थान पर। यह क्लोरोफिल बी की संरचना। क्लोरोफिल ए और बी की संरचना आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। फिर है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये जो होता है बैक्टीरिया का प्रकाश संश्लेषण वर्णक होता है। यह वर्णक जो होता है वो 6 प्रकार का होता है, A, B, C, D, E तथा G। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का मूलानुपाती सूत्र होता है C55, H474, ऑक्सीजन 6, N जो होते हैं 4 और Mg इसका 1 होता है। इसका अणुभार जो होता है वो 911 होता है। यह हरे तथा बैंगनी बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया में उपस्थित होता है, ये हरे और बैंगनी कलर के बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो जी होता है, मतलब जो 6वां प्रकार होता है, उसको हेलो बैक्टीरिया में उपस्थित होता है। इसके साथ ये हरित लवक में पीले अथवा नारंगी रंग के 2 कैरेटिनाइड या कैरेटिन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। ये दोनों जो होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन दोनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये यहाँ लिखा है। कैरोटीन का होता है C14H56 और जेंथोफिल का होता है, ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कैरोटीन का जो सूत्र होता है C14 तथा H56 और जेंथोफिल का होता है C40H56O2।
कैरोटीन जो होता है वो नारंगी लाल वर्णक होते हैं और जो कैरोटीन्स का एक मूलानुपाती सूत्र जो होता है C40H56 के। बी कैरोटीन सबसे सामान्य प्रकार के कैरोटीन है। इसके दोनों सिरे जो होते हैं वो चक्रीय होते हैं। दोनों सिरे क्या होते हैं? चक्रीय होते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों में यह विटामिन ए में परिवर्तित स्वरूप होता है। किसमें होता है? ये मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में यह विटामिन ए में परिवर्तित स्वरूप। अन्य कैरोटीन जैसे कि कैरोटीन अल्फा, कैरोटीन बीटा और बीटा कैरोटीन जो होता है मुख्यतः 400 से 500 mm के बीच प्रकाश को अवशोषित करता है। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो अवशोषित प्रकाश के स्पेक्ट्रम के मध्य भाग में सहायक वर्णक की भांति कार्य करता है। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? अवशोषित जो प्रकाश होता है उस अवशोषित प्रकाश के स्पेक्ट्रम के मध्य भाग में, मतलब जो अवशोषित प्रकाश होगा, जिस प्रकाश को अवशोषित करता है कैरोटीनॉइड, उसके मध्य भाग के स्पेक्ट्रम जो होता है, उससे स्पेक्ट्रम बनता है प्रकाश का, तो उससे क्या होता है? उसके जो मध्य भाग मिड स्टेज में देखेंगे तो जो सहायक वर्णक की भांति कार्य करता है, प्रोसेस करता है तथा क्लोरोफिल ए की प्रकाश अवशोषित करके प्रदान करता है। बीटा कैरोटीन जो होता है विटामिन ए का स्रोत होता है। बीटा कैरोटीन में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। फिर 4 नंबर है, क्लोरोफिल को प्रकाश ऑक्सीकरण से रक्षा करता है। जो क्लोरोफिल होता है ना, उसको प्रकाश ऑक्सीकरण से रक्षा करता है। उपयुक्त वर्णकों के अलावा हरित लवक में फाइकोबिलिन्स वर्णक भी सहायक वर्णक के रूप में पाया जाता है। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं? प्रकाश ऑक्सीकरण से रक्षा करता है। दूसरा चीज ये कि उपयुक्त वर्णकों के अलावा जो हरित लवक होता है उसमें फाइकोबिलिन्स वर्णक भी सहायक वर्णक के रूप में पाया जाता है। फाइको इरिथ्रिन एवं फाइकोसाइनिन जो होता है फाइकोबिलिन वर्णक होते हैं। प्रमुख फाइकोबिलिन वर्णक कौन कौन सा होता है? फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। सामान्य अवस्था में पत्तियां जो होती है क्लोरोफिल की अधिकता के कारण हरी दिखाई देती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण उसमें कैरोटीनॉइड्स की आवश्यक जो अधिकता हो जाती है उसके कारण पत्तियां क्या हो जाती है? पीले रंग की दिखाई देती हैं। अल्फा और बीटा कैरोटीन की रासायनिक संरचना इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे तब लर्न होगा। इसको आप याद नहीं रख सकते, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी में। और कौन से अणु कितनी संख्या में है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सी जो है 56, एच जो सी जो है 40 और एच जो है 56 है। तो इस प्रकार की इसकी संरचना है। आप इसको याद रखेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड और कहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। क्लियर? अगर आणविक संरचना में देखेंगे तो क्लोरोफिल अणु में क्या होता है? टेट्रापायरोल और पोरफायरिन की संरचना एक रिंग के रूप में पाई जाती है। किसका किसका पाया जाता है? टेट्रापायरोल और पोरफायरिन की संरचना, जिसे क्लोरोफिल का मुंडक या शीर्ष कहते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है पायरोल रिंग जिसको बोलते हैं ना, ऊपर में जो Mg वाला जो भाग होता है CH3 से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसका शीर्ष बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इस पोरफायरिंग रिंग के बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? Mg मैग्नीशियम उपस्थित होता है जिसका एक परमाणु होता है और चारों तरफ से एक पायरोल रिंग जो छोटे छोटे होता है उस रिंग द्वारा घिरा रहता है। हर पायरोल रिंग में कितने अणु होते हैं? देखो क्लोरोफिल का हम लोग जो अगर संरचना याद रखेंगे तो इस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ेंगे तब याद हो जाएगा। बीच में क्या होता है? सेंटर में मैग्नीशियम का एक अणु होता है जो सेंटर में होता है। ठीक है, उसके चारों ओर क्या होता है? पायरोल रिंग होता है। जो पायरोल रिंग में कितनी कितनी संख्या होती है परमाणुओं का देखते हैं। तो हर पायरोल रिंग में क्या होता है? 4 कार्बन परमाणु होते हैं और एक परमाणु नाइट्रोजन का होता है। हर पायरोल में कितने होते हैं? 4 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन होता है। क्लियर? नाइट्रोजन जो होता है मैग्नीशियम से जुड़ा रहता है और क्लोरोफिल का शीर्ष ग्रेना की प्रोटीन वाली परत से 45 अंश के कोण में जुड़ जाता है। मतलब इस प्रकार से जुड़ता है। देखो ये मैग्नीज हो गया, यहाँ सोडियम ये हो गया ना, नाइट्रोजन हो गया और यहाँ से ऐसा ऐसा जुड़ता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। अभी हम लोगों ने संरचना देखा था पिछले प्रीवियस पेज में। तो ये क्या होता है? जुड़ा रहता है। CH पायरोल रिंग के साथ कार्बन की एक लंबी श्रृंखला वाली एक पूंछ पाई जाती है। कार्बन की श्रृंखला वाली, जिसको क्या बोलते हैं? फाइटोल एल्कोहल की पूंछ। क्या बोलते हैं? फाइटोल एल्कोहल की पूंछ। क्लोरोफिल ए में CH वर्ग तथा क्लोरोफिल बी में इसके स्थान पर CHO वर्ग पाया जाता है। क्लोरोफिल ए में क्या पाया जाता है? CH पाया जाता है, CH3 पाया जाता है, इसका ग्रुप होता है। और अगर हम ये 75% होता है क्लोरोफिल ए में, हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोरोफिल बी में क्या होता है? ये 25% हो जाता है और उसके स्थान पर क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड CHO ग्रुप पाया जाता है। क्लोरोफिल अपने पूर्ववर्ती प्रोटो क्लोरोफिल से बनता है, मतलब जो पहले से उपस्थित क्लोरोफिल होता है उसी से उसका निर्माण होता है, जो प्रकाश मिलने पर क्लोरोफिल ए में परिवर्तित हो जाता है। कैरोटीनॉइड वर्णक जो होते हैं क्लोरोफिल के तरह शीर्ष नहीं रहता, वो सिर्फ एक पूंछ का ही बना श्रृंखला होता है।
ग्रेना जो होती है वो फास्फोलिपिड परत में पाया जाता है। पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख कैरोटीनॉइड जो होते हैं नारंगी, पीले रंग के तथा बीटा कैरोटीन होता है। कैरोटीनॉइड प्रकाश संश्लेषी के अतिरिक्त प्रकाशानुवर्ती भी होते हैं। प्रकाश के जिधर प्रकाश से आता है उधर ही मुड़ते हैं और अत्यधिक प्रकाश से पौधों के बचाव में भी काम आते हैं। कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन जो होते हैं सहायक वर्णक होते हैं। ये वर्णक प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करके क्लोरोफिल को पहुंचाते हैं। ये स्वयं प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलते। क्या करते हैं? प्रकाश की ऊर्जा को, स्वयं प्रकाश जो ऊर्जा देता है उसको रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलते। ये क्या करते हैं? प्रकाश की ऑक्सीजन जो होती है उसमें क्लोरोफिल की रक्षा करते हैं। क्लोरोफिल के क्या क्या कार्य होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया को संपन्न करने के आवश्यक सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है। यह एटीपी निर्माण के लिए तथा जल का प्रकाशिक अपघटन के लिए आवश्यक होते हैं तथा यह अप्रत्यक्ष रूप से NADPH संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या क्या अंतर होता है इसको हम लोगों को देखना है। पहला है क्लोरोफिल ए में क्या क्या होता है? C50, इसका सूत्र याद रखेंगे। देखो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो सूत्र होते हैं उसके सूत्र को याद करेंगे, जिसमें से आपका कार्बन है दोनों में इक्वल 55 और हाइड्रोजन है उस क्लोरोफिल ए में 72 और क्लोरोफिल बी में 70। ऑक्सीजन जो है वो क्लोरोफिल ए में है 5 और इसमें है 6। उसके बाद नाइट्रोजन है उसमें 4, इसमें भी 4। मैग्नीशियम है इसमें भी 1, उसमें भी 1। ठीक, तो इसमें क्या अंतर पाया? जो पहला सूत्र था उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अणु है उनमें कमी और ज्यादा। ये क्या होता है? ये ए जो होता है वो प्राथमिक अर्थात मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है और ये क्या होता है? जो बी होता है वो सहायक है। ठीक है, जो ये क्या करता है? इसका तृतीय समूह जो होता है मतलब जो श्रृंखला होता है उसमें CH3 समूह की अधिकता होती है। इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ये बैंगनी नीला प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करते हैं। कौन? क्लोरोफिल ए। बी जो करता है वो बैंगनी नीला प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है। क्लोरोफिल ए जो होता है रंग में नीला हरा दिखाई देता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है हल्का हरा या नींबुई हरा होता है। उसके बाद है हरित लवक की संरचना, परासंरचना, उसका चित्र कैसा दिखाई देता है। ये तो अभी तक हो गया आणविक संरचना। अब देखते हैं इसका चित्र क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो हरित लवक रूप होते हैं उसमें सीमा निर्धारक झिल्ली होता है, लिमिटेड मेम्ब्रेन होता है तथा स्टोमा से मिलकर बना होता है। इसका परासंरचना कैसे दिखाई देता है? तो प्रत्येक जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? लाइपोप्रोटीन का बना हुआ दोहरे झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 40 से 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है जिसे क्या बोलते हैं? पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं, जिसकी चौड़ाई क्या होती है? 25 से 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखो इस प्रकार की क्लोरोप्लास्ट की संरचना दिखाई देता है। इसमें जो बोला कि डबल लेयर जो मेम्ब्रेन होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें बोला ना पेरिप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? पेरिप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पदार्थ, प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर क्या पता है? प्रोटीन युक्त जो जलीय पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या स्टोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स या स्टोमा। स्टोमा में स्टार्च की कर ऑस्मोफिलिक बूंदे भी भरी रहती है। इसमें क्या होता है? जो स्टोमा होता है उसमें क्या होता है? स्टार्च की कर और ऑस्मोटिक बूंदे जो भरी हुई होती है। ये ठीक है। फिर उच्च वर्गीय पौधों में स्टोमा में छोटी छोटी बेलनाकार संरचनाएं उपस्थित होती है जिसे ग्रेना कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। देखो ये जो है ये ग्रेना है। ठीक है, ये क्या होता है? गट्ठी के रूप में, मतलब बैलेंसिंग रूप में पाया जाता है। ये क्या होता है? एक क्लोरोप्लास्ट में इसकी संरचना कितनी होती है? 40 से 60 होती है। प्रत्येक ग्रेना में बहुत से डिस्क के आकारिकीय झिल्लीनुमा थैलियां होती है। ये जो होता है ना इसमें भी झिल्लियां उपस्थित होती है जिसे क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। थैलेकॉइड जो होता है एक के ऊपर एक चपटेनुमा रूप में व्यवस्थित होता है। इस ग्रेना में थैलेकॉइडों की संख्या कितनी होती है? तो 2 से 100 तक होती है। सभी ग्रेना जो होती है आपस में झिल्लीनुमा नलिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है जिसे स्टोमल लैमेली या फैट्स या स्टोमा थैलेकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का संरचना दिखाई देता है। इसमें 1 थैलेकॉइड, ये जो है 1 थैलेकॉइड है, 1 ग्रेनम, इस पूरे को 1 ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है, फिर ये जो है यहाँ पे क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है। फ्रिट ऑफ स्टोमल लैमेली, ये जो है बीच में इसको बोलेंगे फ्रिट ऑफ स्टोमल ये लैमेली। दूसरा चीज ने क्या कि इसकी परासंरचना भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको लर्न करके रखेंगे।
अब अगर थैलेकोइड की आंतरिक संरचना देखेंगे तो इसके सतह पर 200 एंगस्ट्रॉम से लंबे तथा 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण भी पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक क्वांटासोम जो होता है वो 230 क्लोरोफिल अणु एवं क्लोरोफिल ए, 70 क्लोरोफिल बी तथा 48 से 50 कैरोटीनॉइड के अणु पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं, 48 से 50 कैरोटीनॉइड के अणु। क्लोरोप्लास्ट में लिपिड और प्रोटीन के अतिरिक्त राइबोसोम, 70S प्रकार के विभिन्न प्रकार के एंजाइम तथा एक द्विसूत्रीय वलयाकार डीएनए, आरएनए और स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं। रीस एवं प्लाउट के क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का पता लगाया। क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा प्रकाश संश्लेषी प्लास्टिड होता है। भैया नेक्स्ट है आपका हरित लवक के कार्य। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। हरित लवक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है तब ये क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और अपने अंदर जो जल अवशोषित होकर आया रहता है उसके साथ क्रिया करके जल रासायनिक अपघटन करके ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो जीवों के श्वसन के लिए काम आता है। फिर हरित लवक जो है ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में एटीपी तथा NADPH के निर्माण एडीपी तथा NADP से होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होने वाली जो डार्क, क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा होता है, अभी हम लोगों ने देखा क्लोरोप्लास्ट में जो स्टोमा प्रेजेंट होता है उसमें डार्क अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया में CO2 का अवकरण एटीपी के NADPH की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। C4 गन्ना, मक्का आदि तथा CAM ब्रायोफाइलन, नागफनी, ये नागफनी है ना, तो ये नागफनी आदि में क्या होता है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट की अत्यधिक मात्रा के कारण क्या होता है, CO2 का अवशोषण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करके PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं, ये उसको रखने में सक्षम होते हैं। प्रकाश की प्रकृति, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत क्या होता है, हमारा सूर्य होता है। सूर्य के प्रकाश जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करते हैं। किसके रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ये जो तरंगे होते हैं छोटे छोटे कणों की बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। किस रूप में गति करता है, प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, सूर्य उसका मुख्य स्रोत है, वहां से सूर्य से प्रकाश आता है। तो जो प्रकाश होता है वो किसमें होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ये जो तरंगे होते हैं वो छोटे छोटे कणों की बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं। फोटॉन में पाई जाने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, क्वांटम कहते हैं। जो फोटॉन होता है उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। किसी भी फोटॉन में ऊर्जा की मात्रा विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जो कोई भी फोटॉन होता है उसमें ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करती है, विकिरण के तरंग दैर्ध्य पर। कम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन में ऊर्जा की मात्रा अधिक, जो कम तरंग दैर्ध्य वाला जो फोटॉन होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाले जो फोटॉन होते हैं उनमें अधिक होती है। जैसे 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 तरंग दैर्ध्य बढ़ती है फोटॉन की ऊर्जा कम होती जाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण 390 से लेकर 760 nm के बीच के तरंग दैर्ध्य मनुष्य द्वारा देखी जा सकती है। सौर विकिरण के इस दृश्य भाग अर्थात दृश्य स्पेक्ट्रम को प्रकाश कहते हैं, जो 7 रंगों वाले प्रकाश वर्ण क्रमों का मिश्रण है। प्रत्येक रंग का अपना विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होता है। 360 nm से कम तरंग दैर्ध्य की विकिरणें जो होती है वो कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें कहलाती है। जो 390 से nm से कम तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण होती है वो कौन कौन सी विकिरण होती है, कॉस्मिक किरणें कहलाती है, गामा किरणें कहलाती है, एक्स किरणें कहलाती है। तथा 760 मतलब देखो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम बनता है। तो इधर देखो, इधर आएगा आपका 390 से कम वाला, ठीक है, और इधर आएगा 760 मतलब 390 से ज़्यादा वाला आएगा 360। तो इधर क्या क्या आएगी, कॉस्मिक किरणें आएंगी, गामा आएगा और उसके साथ आएगा एक्स किरणें। अगर फिर 760 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरण को क्या बोलेंगे, और इंफ्रारेड बोलेंगे। फिर हो जाएगा रेडियो किरणें। बैंगनी, नीला तथा लाल क्षेत्र के प्रकाश स्पेक्ट्रम में प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावी तरंग दैर्ध्य जो होता है वो लाल प्रकाश का होता है। हरा प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है। कौन सा, हरा प्रकाश जो होता है प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा क्रिया स्पेक्ट्रम। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के द्वारा प्रकाश के सभी तरंग दैर्ध्यों का जो अवशोषण होता है वो समान
दर से नहीं होता। किसमें, इसमें जो होते हैं नीले लाल रंगों की तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई स्पेक्ट्रम देखेंगे, मतलब जो अलग अलग रंगों की विशेषता होती है, उसको अलग अलग रंगों को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो स्पेक्ट्रम में देखेंगे 400 से 700 nm तरंग दैर्ध्य वाली किरणें प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी हैं। अतः यह सक्रिय प्रकाश संश्लेषी विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है? सक्रिय प्रकाश संश्लेषी विकिरण। प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों का किसी वर्णक द्वारा अवशोषण। प्रकाश की जो विभिन्न तरंगे होती हैं वो किसी वर्णकों के द्वारा अवशोषित होती है, तो वर्णक का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णक का अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण की दर जो होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नामक यंत्र से ज्ञात किया जाता है। अवशोषण की जो दर होती है उसका किससे नापते हैं? उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य का जो अवशोषण होता है, अलग अलग प्रकार के तरंग दैर्ध्य का अवशोषण जो होता है वो भिन्न भिन्न वर्णकों के द्वारा होता है। जीवित पौधों में क्लोरोफिल का अधिकतम अवशोषण शिखर 683 nm तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होता है। प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण में पड़ने वाले प्रभाव को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। प्रकाश संश्लेषण की वास्तविक दर CO स्थिरीकरण अथवा O2 उत्पादन के रूप में ज्ञात की जाती है। उच्च वर्गीय पौधों में क्लोरोफिल A व क्लोरोफिल B का अवशोषण जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्पेक्ट्रम के जैसे ही होता है, समानांतर ही होता है। यदि पौधों में केवल वर्णक क्लोरोफिल A होता है तो इस क्रिया का स्पेक्ट्रम अवशोषण जो होगा वो अवशोषण स्पेक्ट्रम के समान होगा। अवशोषण स्पेक्ट्रम जो बनता है वो प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल A के उपस्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। तो अगर ये दोनों कोई भी पौधे उनमें क्लोरोफिल A उपस्थित है तो उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम के जैसा ही उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, है ना। किंतु वास्तव में प्रत्येक वर्णक तंत्र जो होते हैं अनेक तरह के वर्णक उपस्थित होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरोफिल A को स्थानांतरित कर देते हैं। इस विशिष्ट गुण के कारण ही हरे तथा पीले प्रकाश का भी प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। देखो क्लोरोफिल A की जो अवशोषण स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण क्षमता कैसा होता है, ये है क्लोरोफिल A का, ठीक है। ये कैरोटीनाइड्स का जो डॉट डॉट दिख रहा है वो कैरोटीनाइड्स का है, और ये जो डैश डैश दिख रहा है वो है क्लोरोफिल B का। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्वेशन। क्लोरोफिल A की क्रिया जो है वर्णक में जो अवशोषण का क्रम होता है, वर्णक्रम, ये इस प्रकार का दिखाई देता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम और क्रिया स्पेक्ट्रम के बीच अंतर क्या होता है? क्रिया करने का जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग बनता है और अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग होता है। तो अवशोषण और क्रिया स्पेक्ट्रम के बीच डिफरेंसेस क्या है कि यह विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित होने वाली मात्रा को दर्शाता है। क्रिया स्पेक्ट्रम जो होता है विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले वर्णक में जो प्रकाश ऊर्जा में उपयोग होता है उसको दर्शाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु अवशोषित होने वाले प्रकाश को ग्राफ के द्वारा दर्शाता है। यह विभिन्न तरंग दैर्ध्य क्रिया जो स्पेक्ट्रम जो होता है विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश वर्णक्रम में संपादित होने वाले प्रकाश संश्लेषण के दर का ग्राफिक प्रदर्शन होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है इसका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जा सकता है, जबकि क्रिया स्पेक्ट्रम का अप्रत्यक्ष अध्ययन होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है एक पूर्ण प्रकाश में एक बार की उपलब्धता होती है, जबकि क्रिया स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें प्रकाश तथा विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के उपयोग का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक एवं जैव संश्लेषी क्रियाएं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दो प्रोसेस में पूर्ण होती है, दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला है इसका प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश रासायनिक अवस्था या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसे क्या बोलते हैं? हील अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रक्रिया पूरी होती है या फिर इसको बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक क्रिया होती है उसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अवस्था या हील अवस्था। इसे ही प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होता है। जो क्लोरोप्लास्ट का हम लोगों ने इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा था उसमें जो ग्रेना बना हुआ था उसमें संपन्न होता है। दूसरा है जैव संश्लेषी अभिक्रिया या जैव संश्लेषित अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? अप्रकाशित अथवा अंधकार अभिक्रिया या ब्लैक मैन अभिक्रिया, ब्लैक मैन रिएक्शन भी कहते हैं। यह किसमें संपन्न होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रकाश केवल जल के अपघटन के लिए आवश्यक होता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है, प्रथम चरण, जिसमें क्या होता है? परिपूर्ण यौगिक ATP NADPH का संश्लेषण होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के अगले चरण अथवा अंधकार अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण में काम आता है। अंधकार अभिक्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, जबकि अंधकार अभिक्रिया अर्थात अप्रकाशित अभिक्रिया में अंधकार हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश पर निर्भर नहीं रहता। यह परोक्ष रूप से उसके उत्पादों पर ATP NADPH पर कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण के लिए निर्भर करता है। ठीक है।
प्रकाश संश्लेषण के दो अभिक्रियात्मक अवस्थाओं होने का प्रमाण जो है वारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने आंतरायिक प्रकाश के प्रयोग से प्रमाणित हुआ। इन्होंने एक पौधे को लेकर उस पर लगातार प्रकाश दिया, एक पौधा है उसको कंटिन्यू प्रकाश देते गया और दूसरे पौधे पर उतने ही उन्होंने क्या किया, प्रकाश एवं अंधेरे को बारी बारी से दिया, कुछ टाइम प्रकाश दिया कुछ टाइम अंधकार दिया। यह प्रयोग की तुलना में प्रथम प्रयोग किया, दूसरा प्रयोग किया। इसमें क्या हुआ कि जो प्रथम में क्या हुआ कि प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक रही। इस अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निरंतर प्रकाश न देने से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में कमी नहीं आती है। यह तभी संभव है जब प्रकाश संश्लेषण की कुछ क्रियाएं प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं। जब प्रकाश जो प्रयोग में निरंतर मिलता रहा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसका बहुत सारा उपयोग नहीं कर पाए, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आई। प्रकाश संश्लेषण का कुछ भाग प्रकाश की उपस्थिति में तथा कुछ भाग उसकी अनुपस्थिति में संपादित होकर पूर्ण होता है। प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं हैं, देखो हम लोगों ने पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। फर्स्ट है आपका लाइट रिएक्शन जो कहाँ पे होता है, ग्रेनम में होता है, ठीक है। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन जो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या क्या देखो, इसमें केल्विन साइकिल होता है जिससे क्या होता है, एक्सोज, ये केल्विन साइकिल होता है जिसमें CO2 आता है, H2 आता है, फोटोलिसिस होता है, NADPH नॉन साइक्लिक। पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा स्टेज होता है डार्क रिएक्शन। तो पहला देखो सन से क्या आया, लाइट आया, ठीक है। यहाँ से क्या आया, लाइट आया, जो कहाँ हुआ है, लाइट आने से क्या हुआ, जल के अणु आए और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। जल के अणु आए तो एक क्रिया हुई, क्रिया होने से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल गया, NADP+H के रूप में रुक गया। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक साइकिल चला, ठीक है, साइक्लिक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। उससे क्या हुआ, फिर जब ATP मिला, ऊर्जा मिला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, फिर उसके बाद एक केल्विन साइकिल चला जिसमें क्या हुआ, CO2 आके मिला जिससे हेक्सोज जो बना, ग्लूकोज या हेक्सोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। ये है प्रकाश संश्लेषी अवस्था का शॉर्ट फॉर्म। पहला है अब इसमें प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया को हील अभिक्रिया बोलते हैं, ये हम लोग को पहले से ही पता है, जिसमें क्या होता है कि जल का प्राकाशिक अपघटन होता है। इसके फलस्वरूप अपचयित हाइड्रोजन जो होते हैं वो ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, अपचयित अपघटन ग्राही होते हैं तथा अपचयित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्राही बनता है। ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। संपूर्ण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रकाश अभिक्रिया होती है उसमें जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा जो है ADP के साथ अकार्बनिक फास्फेट के संयोजन के कारण बनने वाले ATP में संग्रहित हो जाते हैं। ADP से क्या करता है, अकार्बनिक फास्फेट होता है उसके साथ ऐड होकर ATP में संग्रहित हो जाता है। ATP से क्या होता है, उसके लिए संश्लेषण होता है और आर्नन के फास्फोरीकरण नाम दिया इसको। आर्नन नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या दिया, फास्फोरीकरण, रिलेशन नाम दिया। आनंद के सारांशीकृत कर इस क्रम में क्या किया, ATP संश्लेषण तथा ऑक्सीजन के विमुक्ति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्राही। अभी हम लोगों ने जो शॉर्ट में पढ़ा वही सब चीज दिखाया गया इसमें ये बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम के लाल दूर क्षेत्र से आकर प्रकाश अभिक्रिया जो होती है रुक जाती है। इसे क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप बोलते हैं। रेड ड्रॉप किसको बोलते हैं, समझ में आया। उन्होंने बताया कि जब प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सुदूर लाल प्रकाश, फॉर लाइट, जो दूर से लाल की किरणें आती है, लाल प्रकाश की किरणें आती है, उसकी ओर ले जाने से क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है वो दूर हटते जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश अभिक्रिया। इससे प्रकाश अभिक्रिया रुक जाती है, इसे क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप कहते हैं। प्रकाश की अभिक्रिया में महत्व कैसा है ये देखिए, इस पिक्चर में दिखाई देगा। तो इसमें बताया कि उन्होंने यदि लाल प्रकाश के छोटे तरंगदैर्ध्य को प्रकाश को लंबे तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के सब समान साथ साथ प्रदान किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण दक्षता दोनों प्रकाश को अलग अलग देने में तुलना में हो जाती है। छोटी तथा लंबी तरंगदैर्ध्य जो है उसके प्रकाश के साथ साथ प्रदीप्त करने से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होने वाली अभिवृद्धि को क्या बोलते हैं, इमर्शन प्रभाव या इमर्शन समृद्धि प्रभाव कहते हैं। दूसरा इसमें 2 पिगमेंट सिस्टम, 2 वर्णक प्रणाली। इमर्शन समृद्धि प्रभाव की खोज स्थापित कर दिया कि प्रकाश अभिक्रिया में 2 प्रणालियां एक साथ कार्य करती हैं, जिसमें से एक प्रणाली जो होती है वो छोटे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरी प्रणाली जो होती है वो लंबे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करती है। लंबे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाली जो प्रणाली होती है उसको वर्णक तंत्र प्रथम, फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, वर्णक तंत्र प्रथम। तथा जो लंबे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाली प्रणाली होती है उसको वर्णक तंत्र द्वितीय या फिर फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया के चरण। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब सूर्य से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसकी ऊर्जा का 47% भाग में से सिर्फ 0.1 से 2% ऊर्जा का खपत जो होता है प्रकाश अभिक्रिया के क्रम में होता है।
सूर्य के प्रकाश वर्णक क्रम जो है उसमें जो हम लोग VIBGYOR पढ़ते हैं ना, जिसमें से V क्या है, वॉयलेट है, ठीक है, I जो है इंडिगो है, B जो है ब्लू है, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R जो है रेड है। तो जिसमें ब्लू जो दिया है नीला, जो ब्लू है वो क्या होता है, ब्लू से ही रेड, नीला से लाल क्षेत्र के प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, जिसमें से यहाँ तक ही भाग लेता है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो लाल प्रकाश के क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, रेड जोन में होता है। उसके बाद नीला क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण होता है। इस प्रकार प्रकाश के संश्लेषण सबसे कम या नहीं होता। इस प्रकार पीला तथा नारंगी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अत्यल्प होता है। इस अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में विभिन्न वर्णकों जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स आदि के उपस्थिति के कारण ये होता है। क्लोरोफिल अणु के परमाणुओं के मध्य में क्या होता है, सघन अवशेषित केंद्र होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। किसके मध्य में होता है, परमाणुओं के मध्य में। जो क्लोरोफिल का जो अणु या परमाणु होता है उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ज्वाइंट होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाहरी कक्षाएं में जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये जो होता है, देखो इसका कोई अणु है तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा की इकाई अर्थात फोटोन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा की इकाई और फोटोन या क्वांटम को अवशोषण कर अधिक ऊर्जा के कारण स्थायी कक्षा में छोड़कर अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। जो फोटोन होता है वो क्या करता है, स्थायी को अपना जो क्वांटम होता है या फिर स्थायी कक्षा होता है उसको छोड़ देता है और उसको मिलता है पास में अधिक ऊर्जा वाला कक्षा, तो वहां पे उत्तेजित होकर वो चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था या फिर उत्तेजीकरण कहते हैं। दो क्वांटम प्रकाश के कारण एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है। जब दो क्वांटम प्रकाश आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजना होता है, एक्साइटमेंट में आता है और फिर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूल अवस्था में लौटते समय अनेक वाहक पदार्थों की श्रृंखला से होकर गुजरता है। वो तो क्या कहता है, एक्साइटेड होता है, फिर वो जो अधिक ऊर्जा वाला कक्षा होता है वहां चला जाता है। फिर वहां से जब फिर से अपनी मूल अवस्था में आने लगता है तो वो क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है ना, अनेक वाहक वाले पदार्थों से गुजरता है। इन पदार्थों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का विभिन्न भागों से होकर गुजरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जब वो एक्साइटेड होकर जो स्थायी कक्षा होता है वहां से एक्साइटेड होकर अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में पहुंच जाता है, तो जब यहाँ से फिर वो रिटर्न होता है, वापस जाता है ना, मूल अवस्था में वापस जाने लगता है, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही वाले जगह से गुजरता है। इसको क्या बोलते हैं, इस साइकिल को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अभिगमन के क्रम में निकलने वाली ऊर्जा के उपयोग से एडीपी अकार्बनिक फास्फेट के बंधे बनाता है तथा एटीपी से वह परिणित हो जाता है। तब इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो एडीपी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो आईपी से कनेक्ट होता है, जुड़ता है और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो उत्तेजित अवस्था जो होता है वहां से जब मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन वापस जाते रहता है, तो जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न चरणों से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रोसेस होता है और वहां से क्या हो जाता है, वो एडीपी से आईपी के साथ कनेक्ट होकर एटीपी का निर्माण हो जाता है। क्लियर। प्रकाश अभिक्रिया के क्रम में एटीपी का जो संश्लेषण होता है क्रिया फास्फोरीकरण कहलाता है। जब एटीपी का संश्लेषण की क्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरिलेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अभिक्रमण चक्रीय तथा अचक्रीय दोनों प्रकार का हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन का अभिगमन होता है चक्रीय मतलब एक सर्कल में घूम के जाने, या नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल अणु से निकलता है, पुनः उसी अणु मूल अवस्था में लौट आता है। इस क्रम में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है। अचक्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभिगमन में क्या होता है कि क्लोरोफिल अणु से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन को एक अलग अणु स्वीकृत करता है तथा क्लोरोफिल के इस इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोलते हैं, जल से आया इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। ठीक है। फिर रॉबिनोविच एवं गोविंद नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकाश अभिक्रिया की वर्णक प्रणाली पिगमेंट सिस्टम 1 तथा पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों में क्या होता है, साथ साथ कार्य करता है तथा एक का उत्पाद दूसरे के उपयोग किया गया है। बेंडा ने इलेक्ट्रॉन अभिगमन के लिए जेड स्कीम प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है आपका वर्णक तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 1 में जो क्लोरोफिल होता है 683 तथा क्लोरोफिल ए जो होता है 700 तथा कैरोटीनॉइड के द्वारा प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करती है। वर्णक तंत्र 2 में क्या
क्या होता है प्रकाश तंत्र 2 या फिर क्लोरोफिल बी, सी और डी फाइकोबिलिन्स कहते हैं इसको। फाइकोबिलिन्स होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को क्वांटा रूप में ग्रहण करते हैं। किसमें ग्रहण करते हैं? क्वांटा रूप में। दोनों वर्णक तंत्र में वर्णक जो होता है वो अत्यंत छोटा एवं प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से स्वतंत्र इकाई के रूप में पाए जाते हैं। पार्क एवं बिगिन्स ने क्या किया? थैलेकॉइड से इन संरचनाओं को पृथक किया। पार्क और बिगिन्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? थैलेकॉइड को इन संरचनाओं को पृथककृत किया। इसे क्या बोलते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। प्रत्येक वर्णक तंत्र में क्वांटासोम जो होता है क्लोरोफिल के लगभग 230 अणु एवं अन्य वर्णकों के अणु पाए जाते हैं। जो क्वांटासोम होते हैं उनमें जितने भी वर्णक होते हैं वो अणु प्रकाश को ऊर्जा को ग्रहण कर क्रियात्मक केंद्र को स्थानांतरित कर देते हैं, जो कि ऊर्जा टैप कार्य करती है। इस तरह ग्रहण की जाने वाली प्रकाश ऊर्जा के कारण क्लोरोफिल अणु उत्तेजित हो जाते हैं। प्रकाश अवशोषण एवं उत्पन्न होने वाली जो स्थितियां हैं वो कैसे होती है? देखो, जो न्यूक्लियस होता है कुछ सेल्स का, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब देखो इसमें क्या होता है? हाई एनर्जी, यहाँ सन है, ठीक। सन से क्या होता है? हाई एनर्जी लेवल से जो सन लाइट आता है, जो सन सूर्य का प्रकाश आता है वो हाई एनर्जी लेवल में आता है, और हाई एनर्जी लेवल में आते आते वो रास्ते में क्या हो जाता है? इसका एक्साइटिंग लाइट जो होता है वो क्वांटम में चला जाता है। फिर वो लो एनर्जी लेवल में कहाँ तक पहुँचता है? सेल्स तक पहुँचता है। इससे क्या होता है? फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं। उत्तेजित होकर क्या हो जाता है? जो आउटर ऑर्बिट जो होता है, जो अधिक ऊर्जा वाला होता है, वहां पे वो चला जाता है, ठीक। वहां से क्या होता है? फिर जब एनर्जी लॉस होता है, वहां से जब हीट आता है तो एनर्जी लॉस होता है, तो ये क्या होता है? रिटर्न फिर से यहाँ पे आता है। जब अपने मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने मूल अवस्था में आता है तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही परिवहन तंत्र के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ग्राही स्टेजेस के द्वारा क्या होता है? ये उनको जो स्थितियां होती है उनको पड़ाव को पार करने के बाद आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोलते हैं, ठीक। इसके साथ ही इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे परिवहन वर्णक तंत्र 1 और वर्णक तंत्र 2 नेक्स्ट वीडियो में। सीधी शिक्षा के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।